नमस्कार दोस्तों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना से संबंधित इस कालखंड में आपका स्वागत है। हम हमारे आसपास के परिवेश में विभिन्न आकारों की आकृतियों को देखते हैं। इन आकारों को गणित के जो ज्यामितीय आकार हैं, जैसे रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, बहुभुज और वृत्त के रूप में हम बनाते हैं। अब हम इन आकारों की मापों की तुलना करने की कुछ जो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे अवलोकन विधि है, देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड छोटा है, कौन सा बड़ा है। उसके बाद में जो मानक इकाई होती है, उसके द्वारा भी मापन करके हम जो है, जैसे स्केल हुआ, है ना, रूलर हुआ, इसकी सहायता से माप करके भी हम कौन सा रेखाखंड छोटा है, कौन सा बड़ा है, इन बातों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि मापन में त्रुटियां न हो, इसके लिए वो क्या ध्यान रखना है कि जब हमारा कोई स्केल है, स्केल जैसे आप देख रहे हैं, ये स्केल में हमारी आंख की सही स्थिति होना चाहिए, मतलब एकदम सीध में होना चाहिए। यदि हम दाएं या बाएं तरफ तिरछे रूप में देखते हैं, है ना, तो ये आंख की गलत स्थिति होती है और आंख की गलत स्थिति होने के कारण, है ना, मापन सही नहीं हो सकता है। मापन में त्रुटियां संभव है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत- कुछ यहाँ पर आकृतियां दी गई हैं, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है कि प्रत्येक कोण का नाम लिखना है ना, और उन्हें समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत करना है। देखिए ये जो कोण बना हुआ है, हम आप देख रहे हैं, कोण ए ओ बी, ये कोण है। ये क्या है? 90 अंश से कम है। 90 अंश यानी समकोण से कम है, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यून कोण। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? न्यून कोण। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स वाई रेखा है, इस पर ओ जेड, है ना, आप देख रहे हैं ओ जेड एक किरण खींची हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण कहलाता है समकोण कहलाता है। एक्स ओ जेड ये क्या हो जाएगा? समकोण। वाई ओ जेड की बात करें, ये भी हो जाएगा। अब तीसरी जो आकृति है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए ओ सी ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कोण कहलाएगा ऋजु कोण, क्योंकि ये ऋजु कोण जो है 180 अंश का होता है ना। 180 अंश मतलब ये इस प्रकार से रेखा सीधी सपाट बन जाती है और यहाँ पर कोण बनता है, वह कहलाता है ऋजु कोण, जो कि दो समकोण के बराबर। ठीक है, अब चौथी आकृति हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ ना, इससे हम इस कोण को नापना है ना। ऐसा नहीं ये न्यून कोण हो गया, नहीं, ये न्यून कोण नहीं, इस कोण को बताया गया है। यहाँ से हम इस प्रकार से घूमते हैं, यहाँ आते हैं, है ना, तो ये जो कोण है, ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। यानी प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 अंश से अधिक और 360 से कम होता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी रेफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पांचवी आकृति जो है ना, कोण सी ओ बी, सी ओ बी, ये हो गया आपका अधिक कोण, कहलाएगा अधिक कोण कहलाता है ना, क्योंकि ये 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से, है ना। तो जो भी कोण 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं अधिक कोण, और यह समकोण से बड़ा होता है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखिए। वो उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत करें। तो देखिए हम हमारे आसपास के परिवेश में कई वस्तुओं को देखते हैं और उसमें जो कोण बनते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो देखिए न्यून कोण वाली जो भी आकृतियां हैं या वस्तुएं हैं, तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं।
जैसे कैंची, क्या आप देखोगी इनकी जो दो फलक होती है के बीच में, उसके बाद में चिमटा, चिमटे में भी दो फलक होती हैं, उन फलक के बीच में त्रिकोण। के अलावा आपने देखा होगा तरोता, तरोता होता है, इसमें भी कोण होता है। इसके बाद में आता है प्लायर, फिर न्यून कोण बनता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समकोण की। हाँ, क्या बात करेंगे? समकोण। समकोण हम देखा होगा एकदम सीधा, जैसे हमारे घर में जो दीवार होती है, तो दीवार और समकोण होती है हमेशा। जो दीवार होती है वह समकोण होती है। इसके आप देखा होगा कि जो हमारी किताब है, किताब भी समकोण होती है। हाँ, जैसे किताब है प्रकार से, तो इसमें जो है वो बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, आप लिख सकते हैं, लेकिन चलन में उसका नाम ब्लैक बोर्ड ही है। तो जो भी है, ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, क्या नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वह समकोण का उदाहरण है, वह समकोण होता है। अब हम बात कर रहे थे अधिक कोण। अब अधिक कोण की स्थितियां हम कहाँ पर देखते हैं? देखिए, अधिक कोण ज़्यादातर हमें हमारे यहाँ जो दीवार घड़ी है उसमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जब घड़ी में 4 या 5 बजती है ना? कितनी बजती है? 4 या 5, 4 व 5 बजे जो घंटे और सुई की घड़ी, मतलब जो सुई होती है घंटे और मिनट की, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण बनता है, होता है अधिक, है ना? मिनट की, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्योंकि वह 90 डिग्री से अधिक होता है, क्योंकि इस देखिए इस प्रकार से जो घड़ी होती है, अब यहाँ पर जब 3 बजता है, 6, 9 और 1, ठीक है, तो 3 जब बजता है, ये बनता है क्या? समकोण। अब 4 यहाँ बजेगा, 5 यहाँ बजेगा, 4 और ये 5, देखिए यदि यहाँ पर इस प्रकार से कांटे रहेंगे, ये जो बनेगा ये कोण अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम देखें कि 4 और 5 बजे जो घंटे और मिनट की सुई होती है, के बीच में जो कोण बनता है होगा अधिक। ठीक है, अगला हम समझ लेते हैं। घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक पहुंचने में एक घूर्णन पूर्ण, तो निम्नलिखित स्थितियों को कोणों के नाम से मिलित की। घड़ी हम एक बार देख लेते हैं। देखा, घड़ी इस प्रकार से जो है और ये केंद्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? 3, ये यहाँ होता है 12, यहाँ सामने होता है एकदम 6 और 3। अब क्या होता है कि देखिए, घड़ी की सुई है, ये 12 से स्टार्ट होती है और ये इस प्रकार से घूमती 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 यहाँ पर वापस आ जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक घूर्णन। क्या बोलेंगे? एक घूर्णन। और हम देखा, जब एक घूर्णन होता है तो इसमें 360 अंश होता है। संपूर्ण अंशमाप कितना होता है? तो 60 डिग्री। जो भी सुई यहाँ से 12 से प्रारंभ होती है और पुनः प्रारंभ आती है और एक घूर्णन पूर्ण करती है, तो समझ लीजिएगा कि वह 360 अंश या डिग्री, इसे डिग्री बोलते हैं और हिंदी में अंश, 360 अंश क्या करती है वो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऋजु कोण की। देखिए, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री। 180 यानी ये घड़ी की सुई जो है 12 से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाएगी? 6 पे, यानी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है उसी, है ना? तो यहाँ जो कोण बनता है ये कहलाएगा ऋजु कोण, जो बनता है 180 डिग्री, है ना? तो ये क्या हो गया? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1/2 घूर्णन, आधा हुआ, है ना? पूर्ण जो घूर्णन होता है वो 360 डिग्री होता है। तो क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा यहाँ पर 1/2 घूर्णन, यानी ऋजु कोण क्या हो जाएगा?
1/2। ठीक है। अब समकोण देखिए कि यहाँ से जब कांटा घूमेगा कहाँ, समकोण की स्थिति ऐसी होती है प्रकार की। 12 है, 12 से काटा 1, 2 और ये आया ना? ये क्या हो गया है? समकोण बन गया। अब समकोण कब बनेगा? वे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं तो घड़ी के 4 भाग हो जाते हैं, है ना? यानी हो जाएगा 1/4 गुणन। समकोण जो बनेगा उसका संबंध किससे हो जाएगा? बटे 4 गुणन। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1/4 हिस्सा। ठीक है? अब न्यून कोण। अब न्यून कोण देखिए कि न्यून कोण क्या होता है? यानी 90 अंश से कम होता है। यानी समकोण से छोटा हो जाएगा। यानी उसका जो है 1/4 घूर्णन है, उससे क्या होगा? कम होगा। ये 4 घूर्णन से कम हो जाएगा। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? ऐसे 1/4 घूर्णन से। ठीक है ना? अब अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा होता है ना? अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक होता है कितना? 1/4 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1/2। यानी 1/2 और 1/4 के बीच में जो होगा, है ना? वो क्या होगा? अधिक कोण। ठीक है? तो यहाँ पर सही संबंध क्या आ जाएगा? 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, ठीक है ना? इसका संबंध इससे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण। अब ये बचा है ना प्रतिवर्ती कोण, है ना? अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हो गया ऋजु कोण। अब ऋजु कोण से बड़ा होता है वो, ऋजु कोण से बड़ा, यानी 1/2 घूर्णन है ये, 1/2 घूर्णन से क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा यानी अधिक होगा। तो प्रतिवर्ती कोण का संबंध किससे हो जाएगा? बीच हो जाएगा 1/2। संपूर्ण कोण, संपूर्ण है यहाँ से जब खड़ी की सुई चलती है तो ये से पूरी घूम करके वापस यहाँ जाती है, एक पूरा घूर्णन बन जाता है। इसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। इसका संबंध जो है इससे ठीक है। ठीक है ना? चलिए, ये उदाहरण है न्यून कोण के, ये समकोण और ये अधिक कोण। ये हम बात करें त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण क्या होते हैं? 90 अंश से छोटे होते हैं। ठीक है ना? न्यून कोण हो गए। जब तीनों ही कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज। किसे कहेंगे? इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 अंश होगा। अब चूंकि एक जो है कोण 90 अंश का होगा, तो दोनों कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे, है ना? इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण समकोण होगा, है ना? ये यहाँ लिखा प्रत्येक कोण नहीं, एक कोण समकोण नहीं हो सकता है, एक कोण समकोण होगा। अधिक कोण त्रिभुज यानी एक कोण इसमें क्या होता है? 90 अंश से बड़ा होता है। 90 अंश से बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे इसे अधिक कोण त्रिभुज। अब एक कोण 90 अंश से बड़ा है, ये दोनों कोण क्या होंगे? ये 90 से कम होंगे। ठीक है ना? इसे हम कहेंगे अधिक कोण। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है। अब भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज का नामकरण करना है हमें। अभी देखा हमने कोण के आधार पर त्रिकोण कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भुजाएं हमारी है, इन भुजाओं के माप के आधार। देखिए अब देख रहे हैं कि ये भुजा हमारी है 2 सेंटीमीटर और ये भुजा भी है 2 सेंटीमीटर। इसमें दो भुजाएं बराबर है, तो इसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। बोलेंगे समद्विबाहु। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, द्वि यानी दो। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, क्या पे ये 2 सेंटीमीटर है ना? और ये भुजा भी दो, ये दो भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसकी परिभाषा। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा
7 सेंटीमीटर है, यह भुजा भी 7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी दो भुजाएं समान है। जब दो भुजाएं समान हैं, बराबर हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु भुज। यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, इसे हम कहते हैं समद्विबाहु। क्लियर हो गया? अब आगे इसके आधार पर हम क्या करते हैं? सुमेलन कर लेते हैं। त्रिभुज की जो माप है, उसके आधार पर त्रिभुज का प्रकार हमें बताना है और उसका सुमेलन करना है। ठीक है? देखिए, समान लंबाई की, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है? अब समान लंबाई की दो भुजाएं, समान लंबाई की दो भुजाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। का संबंध अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कि लंबाइयां अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हैं, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसका संबंध ए। ठीक है? तीन न्यून कोण, अब तीनों न्यून कोण हैं, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ए समकोण, अब एक समकोण है, उसे हम बोलेंगे समकोण। और एक अधिक कोण है, जो एक अधिक कोण है, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक है ना? समझ आ गया ना? ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके हम जो गणित पढ़ेंगे, है ना, 7 8 में, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, है ना? एक बार नहीं, दो बार देखिए, देखिए, क्योंकि ये प्रारंभिक चीजें हैं, है ना? अब देख लेते हैं अपने परिवेश में, यानी हमारे आसपास द्विविमीय आकार वाली वस्तु के 5 उदाहरण लिखिए। अब ये समझना पड़ेगा कि द्विविमीय होती क्या है। जिसे हम कहते हैं ना टू डायमेंशन, यानी 2D। अब 2D मतलब क्या होता है? बात है, इसमें दो चीज होती है, जिसे लंबाई और चौड़ाई, है ना? लंबाई और चौड़ाई होती है, इससे मोटाई नहीं होती है। यानी दो चीज होती है, दो डायमेंशन होते हैं, जिसको हम दो तरह से दे सकते हैं, दो डायमेंशन को दिखते हैं, है ना? 2D। ठीक है ना? जैसे उदाहरण के लिए इसका नाम हम देख लेते हैं। जैसे स्केल हुआ, हमारे पास स्केल है। अब इसको देखिए, स्केल में हम क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई होती है ना? और दो चीज देख सकते हैं। ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा? 2D हो जाएगा, यानी द्विविमीय आकार। दो विमाएं होती हैं इसमें। ठीक है ना? विमाएं कितनी होती है इसमें? दो होती है। अब इसी प्रकार से हम देखिए कि जो हमारा वृत्त है ना? वृत्त यानी चूड़ी मान ले अपन, वृत्त में होते हुए इसको चूड़ी मान लेते हैं। चूड़ी आपने देखी है, चूड़ी भी क्या हो गई? द्विविमीय हो गई है ना? इसी प्रकार से हम देखते हैं, तो हमारी जो ड्राइंग शीट है, जो आप ड्राइंग बनाते हैं, वो देखिए, वो ड्राइंग शीट भी द्विविमीय है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है ना? इसके बाद हम चलते हैं, तो ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी क्या है? द्विविमीय, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसी प्रकार से आपकी जो रोटी होती है, रोटी भी द्विविमीय होती है। ठीक है ना? अब त्रिविमीय क्या होती है वो देख लेंगे अपन, है ना? त्रिविमीय, अब त्रिविमीय जैसे आपकी गेंद हो गई, फुटबॉल हो गया, है ना, लड्डू, ये क्या हो जाएगा? त्रिविमीय हो जाता है ना? घन हो गया, घनाभ हो गया, अलमारी आपके घर में है, या डस्टर है ना? डस्टर है, आपका कमरा है, टंकी है, ये क्या हो जाएगा? त्रिविमीय आकार वाली वस्तु कहलाएगी, तो हम कहते हैं 3D। क्लियर? अब आगे जो प्रश्न है, उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप क्या होगी? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। देखिए, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, और इस वीडियो को अंत देखिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में, ये घड़ी है या केंद्र होता है, जानते हैं कि यहाँ पर होता है 12,
के सामने यहाँ क्या होता है, यहाँ 9 और यहाँ होता है, घड़ी हमारी होती है, एक बजती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1। ठीक, अब क्या बोला है कि 9 बजे, ये 9 बज रही है, मतलब आपकी घंटे की सुई तो यहाँ रहेगी, ठीक है ना, और मिनट की सुई आपकी। अब देखिए, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में बने कोण, देखिए यहाँ से जब यहाँ चलती है, ये कोण कितना बन जाता है, ये कोण कितना, देखिए यहाँ पर एक खंड है, एक खंड होता है, यह 30 डिग्री के बराबर होता है, कितना होता है, 30 डिग्री के बराबर। जब घंटे की सुई यहाँ चलती है, तो हमारी पहुंचती है 9 पर पहुंचती है ना, तो 30 में हम 9 का जो गुणा करते हैं, कितना आता है, 200। ठीक है, अब ये यहाँ 270 आ गया। अब इसके बीच देखिए कि यहाँ पर 9 से 12, 9 से 12 मतलब 3 खंड है, 1, 2, 3, एक खंड में होते हैं 30 डिग्री, तो यह 3 खंड में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ कितना हो गया था, 270 डिग्री हुआ था, और यहाँ कितना हो गया, 90 हो गया, यानी विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे कि 270 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब बी के सामने ये गोला है, गोले को आप क्या करेंगे, इसे फिलअप कर देंगे आसानी से, इतनी इसको आप फिल इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4 और ये पूरा बड़े वाला, है ना, यानी इस आकृति में कुल 5 त्रिभुज हैं। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लीजिए हमने सी 5 और सी का इस सामने जो गोला है ना, इसको आप इस प्रकार से फिलअप कर लीजिएगा। प्रश्न 3, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो, है ना, तो कहलाता है। देखिए अब यहाँ पर प्रत्येक कोण समान दिया गया है, अब प्रत्येक कोण यदि समान है तो होता है आपका, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है। देखिए पासा जो होता है ये होता है त्रिविमीय, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो भी होता है त्रिविमीय होता है, लेकिन वृत्त क्या हो जाएगा, द्विविमीय हो जाएगा। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये लिखा हमने वृत्त, और सी के सामने जो गोला है इसको फिलअप कर देंगे। प्रश्न 5, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों क्या कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम कहते हैं वर्ग, यानी विकल्प जो बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इस त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम कहते हैं वर्ग। अब विकल्प बी हो गया, विकल्प बी के साथ जो गोला है तो आप कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न 6, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझ। देखिए ये हमने देखा, एक रेखा है, मान लिया आपने रेखा, अब रेखा का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ये नाम इसको दे दिया। अब इसका एक निश्चित भाग है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ, का नाम हमने दिया ए, का नाम दिया है बी, ये हो गया निश्चित भाग हो गया, ये कहलाता है रेखाखंड। रेखा का एक जो निश्चित भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड, क्योंकि रेखा की जो लंबाई निश्चित नहीं होती है, जबकि जो रेखाखंड होता है की लंबाई निश्चित होती है। बात करें निश्चित भाग की, ठीक है ना। चलिए प्रश्न 7, अब देखिए संपूर्ण कोण किसे कहते हैं चित्र में दर्शाइए, है ना। देखिए यहाँ पर संपूर्ण कोण, जिसे मान लीजिए कि एक घड़ी है और घड़ी में यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक सुई, घड़ी की सुई जो है यहाँ से इस प्रकार से घूर्णन करती हुई घूमती हुई वापस यहाँ जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक घूर्णन हो जाता है।
अब देखिए ये वृत्त है, इसका हमने एक केंद्र मान लिया है, केंद्र मान लिया है, और यहाँ पर एक ये मान लीजिए। अब ये सुई जो है यहाँ से घूमते हुए इस प्रकार से आती है और यहाँ जाती है ना। ठीक है, हो गया, एक घूर्णन हो गया है, एक घूर्णन कंप्लीट हो गया है। तो ये घूर्णन जो कंप्लीट होता है और उसके लिए जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं समकोण कोण। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं परिभाषा के रूप में, एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है ना, एक घूर्णन जो हो गया है इसके लिए कोण बना हुआ है, हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण का जो माप होती है वह कितनी होती है, 360 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण कोण की माप कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। अब एक चौथाई घूर्णन हमने घड़ी में देखा है, प्रकार से हमने घड़ी बनाई है और देखा है कि यहाँ पर इसका होता है केंद्र, और यहाँ पर 12 बजती है, सामने आती है। तो कांटा जो आता है, ठीक है, जो सुई होती है वह एक चौथाई घूर्णन करती है, यानी यहाँ से लगाकर ये यहाँ पर आ जाती है। ये एक हो गया एक चौथाई घूर्णन। एक चौथाई घूर्णन के लिए ये देख रहे हैं आप कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या हो जाएगा, समकोण। ठीक है, और समकोण 90 अंश का होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने खंड हैं, एक खंड 30 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न 9, ऐसी दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां हमें कहाँ दिखानी है, घड़ी के अंदर दिखानी। और अभी हमने घड़ी के चित्र बना करके आपको दिखाए हैं कि उसके अंतर्गत समकोण कहाँ बन रहा है। तो हमने देखा कि समकोण कहाँ बन रहा है, अब तो आप समझ गए होंगे कि जब घड़ी में 3 बजते हैं, कितने बजते हैं, 3, है ना, या फिर 9 बजते हैं, बजे, या फिर 9 बजे, तब क्या होता है कि 3 बजे और 9 बजे जो घड़ी की सुइयां होती है ना, उनके बीच समकोण बनता है। ठीक है ना, ये हमने देखा है, 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होता है, समकोण। ठीक है ना, ये समकोण। अब इसी प्रकार से है, हम बात करते हैं अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण कब होता है, जब 3 बजी है तो समकोण। अब 4 बजी है या 5 बजे है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक कोण बन जाएगा। लिख सकते हैं कि घड़ी की जो बीच कोण है ना, अधिक कोण हो जाएगा। इसके बाद में न्यून कोण। अब न्यून कोण कब बनता है, एक जो समकोण से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। देखिए 1 व 2 बजे, 1 व 2 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण की, है ना। अब प्रतिवर्ती कोण कब बनता है ना, प्रतिवर्ती कोण कब बनेगा, जब जो है घड़ी में कितनी बजेगी, 7 बजेगी या 8 बजेगी, है ना। घड़ी में कितनी बजेगी, 7 या 8, 7 या 8 बजे जो कोण बनता है, तो यहाँ जो कोण बनेंगे ये 180 डिग्री से अधिक होंगे। तो यहाँ पर आपको बन जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना। प्रश्न 10 है, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनकी माप लिखिए। देखिए आपके पास चांदा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है, तो ये कोण यहाँ से घूम करके यहाँ से यहाँ तक बना, है ना। तो ये घूर्णन पूरा हो गया है, तो ये घूर्णन पूरा हो गया है, तो वहां पर कोण बन जाएगा तो 60 डिग्री। एक घूर्णन की जो अंशमाप होती है वह 360 डिग्री होती है। ठीक है ना? अब देखिए ये कोण हमें नापना है,
तो क्या करें, अपना चांदा जो है, चांदे का मध्य बिंदु है, यहाँ पर रखें, हाँ, और चांदे की जो नीचे वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को इसके ऊपर मिलाकर रखें और फिर इधर से गिने, है ना, 10, 20, 30। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो कोण बन रहा है, ये बनेगा कितना का, 45 डिग्री का। यहाँ पर हम लिख देंगे 45, ठीक है ना। अब देखते हैं आकृति सी में, आपका चांदा है, उसका मध्य बिंदु यहाँ पर रखिए, हाँ, और नीचे जो उसकी लाइन है, उस लाइन को इस लाइन के ऊपर मिला करके लिखें और फिर यहाँ से गिनना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करके अब गिनेंगे। तो ये जो रेखा जिसके नीचे आ रही है, तो वहाँ देखेंगे 120 के नीचे ये रेखा बिल्कुल दब रही है, ये कोण बन जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, 1, 2 और 3 कोण बन, 3 कोण बन रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर चांदा रखना है ना, और इसको नापना है। यहाँ से गिनेंगे, ठीक है, चांदे में दोनों तरफ से 10, 20, 30 इस प्रकार से जो है नंबर वहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ से हम गिनते हैं 10, 20, 30, 40 करके, यहाँ क्या आएगा 40 अंश पे ये लाइन आपको मिली हुई दिखेगी। तो यहाँ हो जाएगा ये 40 अंश। फिर कोण यहाँ ये वाला कोण नापेंगे, चांदा का जो मध्य बिंदु है ना, यहाँ रखेंगे, ठीक है, और वो जो नीचे वाली लाइन इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर। यहाँ गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50 गिनते हुए यहाँ पर आएंगे, तो ये जो लाइन जिस लाइन के नीचे होगी, उसके सामने लिखा होगा 140। तो यहाँ पर ये कोण बन जाएगा, ये वाला कोण, ये कोण बन जाएगा 140 अंश। क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर भी हम लिख सकते, 140 अंश आ गया, कितना गया 40 अंश आ गया। अब फिर यहाँ चांदा रखेंगे, है ना, और इस तरफ ये लाइन के ऊपर लाइन मिलाएंगे और यहाँ से गिनेंगे, ये कोण भी बनेगा आपका 40 अंश, है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे 40 अंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, तो ये रेखाएं कहलाती है। देखिए दो रेखाएं हैं, अब मान लिया कि एक रेखा हमने इस प्रकार से, ये रेखा हो गई है, रेखा एल, और एक रेखा हमने ऊपर से नीचे खींची इस प्रकार की, ये मान लिया एम रेखा है। अब इसके बीच का एक कोण समकोण है, ये वाला कोण समकोण यानी 90 डिग्री कोण। तो 90 डिग्री कोण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, है ना, ये समकोण है। तो ये रेखाएं क्या कहलाएगी, ये रेखा कहलाती है लंब रेखाएं, क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी, ठीक है, लंब रेखा कहलाएगी। क्लियर। प्रश्न 12, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। देखिए इसमें ए सी आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो हमने रेखा खींची, ये हमने खींची 8 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर इसके बिंदु हो गए हैं से, है ना, ये हमने खींची 8 सेंटीमीटर, राइट। अब इस पर ए सी हो गया, इसका नाम हो गया ए, ये हो गया, ठीक है, राइट। अब क्या करना है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमारा जो प्रकार है, प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे कि स्केल में नापेंगे 5 सेंटीमीटर कहा रहा है, और प्रकार का जो नुकीला बिंदु यहाँ रख देंगे और दूसरा सिरा ये आ जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या नाम हमने क्या दिया, ये नाम दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक, राइट। अब BC बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ये हमने एक टुकड़ा कर लिया है, दूसरा टुकड़ा ये 3 सेंटीमीटर, तो अब नाप सकते हैं।
यहाँ से यहाँ तक का जो है ना ये कितना जगह ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। देखिए ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं बी बिंदु, है ना, ये दोनों बिंदु ए और सी के मध्य में यानी बीच में स्थित है। यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, बिंदु बी जो है ये दोनों बिंदुओं के, ठीक है ना। प्रश्न 13, निम्न के चित्र खींचिए। देखिए ए वाला जो है ना, यहाँ पर एक विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज। देखिए विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज इसका मतलब है तीनों भुजाएं अलग अलग है, आप बराबर नहीं है, और न्यून कोण त्रिभुज यानी ये तीनों कोण जो है वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। इस प्रकार से हम कोई सभी एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या हो गया, ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होगी और ये कोण आपका हो गया है 90 से कम होगा। इस प्रकार से कहलाएगा विषम बाहु। अब एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसमें क्या होगा कि दो भुजाएं बराबर होगी। जैसे एक भुजा अपनी 4 सेंटीमीटर की, एक भुजा ये भी आप 4 सेंटीमीटर की। अब ये भुजा तो अलग माप की आएगी, दोनों बिंदु को मिला देंगे, है ना। यदि आपने ये 4 खींची है, ये भी 4 खींचेंगे। यदि ये 3 खींची है, ये 3 खींचेंगे, है ना। और कोण ये 90 से अधिक हो गया है, ये कहलाएगा अधिक कोण समद्विबाहु। अब तीसरा कोण, एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज। विषम बाहु यानी इसमें भी क्या होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होगी, है ना। समकोण आने 90 डिग्री का एक कोण बनेंगे। एक भुजा खींची हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर की, ये आप खींच दिया आप कितनी 4 सेंटीमीटर की, है ना, इसके खींचेंगे ना, यहाँ कोण बनेगा ये 90 डिग्री का यानी समकोण बनेगा। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। आप देख रहे हैं ये हमने खींची मान लिया 3 सेंटीमीटर की खींची, ये खींची हमने 4 सेंटीमीटर की, अतः ये 5 की ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी विषमबाहु हो गया। समकोण यानी एक कोण समकोण है 90 डिग्री का है। ये जो आकृति है इसका नाम हो जाएगा विषमबाहु समकोण, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है ना? इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 भुजाएं। तो इसे हम बोलेंगे चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज है ना, क्या है, त्रिभुज है। तो इस 3 भुजाएं इसमें है, ये त्रिभुज है। और अब देख रहे हैं कि ये कोण एक समकोण है, तो हम कह सकते हैं ये समकोण, लेकिन हमें सिर्फ का नाम लिखना है त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज होगा। इस बहुभुज देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 भुजाएं हैं, तो इसका नाम होगा पंचभुज, होगा पंचभुज। अब देखिए इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाएं हैं, तो इसका नाम हो जाएगा अष्टभुज, अष्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरे टेस्टर द्वारा की। अब यहाँ पर 4 स्थितियां हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है 4 घड़ियां बना लेते हैं। अब देखिए ए में क्या है, 12 से 2 तक जाना, हमें कोणों की जांच करनी है ना? तो घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बना करके कोणों की जांच किया, तो 12 से 2 तक। अब देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ से जो घंटे की आपकी है 2 तक आएगी। अब ये एक सुई आपकी यहाँ बनेगी, तो क्या बोला है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ये वाला कोण। देखिए
हमने अभी क्या किया था कि पूरा जो संपूर्ण अंश माप होता है, घूर्णन एक होता है, एक घूर्णन होता है 360 डिग्री, ठीक है ना? अब इसमें 12 खंड हैं, एक खंड जो है यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाता है इस अंश का, है ना? तो 2 जब 12 से 2 तक जाएगा, तो ये 1 और 1 ये 2 खंड, 2 खंड तय करता है। तो क्या करेंगे? 30 डिग्री में 2 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाता है? 60 डिग्री। इन दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना? अब ये नाप के आप देख भी सकते हैं। 6 से 7 तक जाना, देखिए यहाँ पर आपकी जो सुई है ये 6 पर है और 7 तक जा रही है, देखिए यहाँ पर जा रही 7। इन दोनों सुइयों के बीच आप देख रहे हैं एक खंड है ना? 6 से 7, एक खंड का माप होता है 30 डिग्री का, हमने 1 का गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी इन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा ना, वह 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना? ठीक है, 2 से 5 तक जाना। अब देखिए यहाँ पर ये 2 ये लिखा हुआ है, ये आपका जो घड़ी की सुई है 2 पर है। अब यहाँ से 5 जाती है, 2 से 3, 4 और 5, कितने खंड हो गए? 1, 2 और 3, है ना? ये 3 खंड हो गए। एक खंड का माप होता है कितना? 30 डिग्री का, है ना? ये 3 के क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा ये 90 डिग्री। आप इसको नाप के देख सकते हैं। चौथा, 4 से 8 तक जाना। अब देखिए ये जो सुई है ये 4 पर है। अब 4 से कहाँ गई? 8 पे गई है। तो एक खंड, 5, 6, 7 और ये 8। अब देखिए ये सुई आ गई है। इसके बीच कोण कितना बनेगा? तो हम खंड गिन लेते हैं। 1, 2, 3 और 4 खंड हो। एक खंड का माप होता है 30 डिग्री, 4 खंड कितना हो जाएगा? इसमें हम 4 का गुणा करते हैं, तो आ जाता है 100, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।